नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आदित्य ठाकरे हैं। सबसे युवा चेहरे के तौर पर पूरी महाराष्ट्र की सियासत में इस समय हर विधानसभा में जा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि 2.5 साल पहले जो कुछ हुआ था उसके बाद महाराष्ट्र में बदलाव करने का। आदित्य हमारे साथ हैं, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आदित्य, पहला सवाल कि 2.5 साल पहले जो भी कुछ हुआ, क्या आपको लगता है कि उसका आज लोगों को अंदर गुस्सा है? लोग बिल्कुल है। लोगों ने इतनी गंदी राजनीति कभी नहीं देखी थी। जो कहते हैं ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन इतना कीचड़ कभी नहीं देखा था। और एक स्वच्छता मुहिम के हिसाब से या फिर गंदी राजनीति के दूर जाने के लिए परिवर्तन तो हो गया महाराष्ट्र में। क्या वजह रही? देखिए, 2.5 साल पहले क्या कुछ हुआ, ये बहुत सारी चीजें मंचों से नहीं, अभिषेक जी, क्या है ना कि एक होती गंदी राजनीति, कभी कभी स्वार्थ के लिए हो या कोई घबरा गया और कहीं ईडी के दर से कहीं दूसरे पार्टी में चला गया, ये सारी चीज़ें हमने देखी है, हो भी सकती है। लेकिन एक इलीगल सरकार स्थापन करने के बाद, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार स्थापन करने के बाद महाराष्ट्र को क्या मिला है, जनता को क्या मिला है? महंगाई कम हुई है, किसानों की आत्महत्या कम हुई है, या फिर महिलाओं की सुरक्षा में कोई उन्नति हुई? कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है। सब बदतर होते जा रहा है, सब खराब होते जा रहा है। इलीगल क्यों बार बार कर, जब उनको कोर्ट में किसी हद तक वो लोग स्टेबल हो गए? नहीं, कोर्ट का तो हम अभी कब आएगा हमें पता नहीं। निर्णय अध्यक्ष ने तो इसको लीगलिटी दी, विधानसभा अध्यक्ष से दी, और हम तो कहते हैं यही तो सबसे बड़ा अपमान संविधान का किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का किया है, राहुल नार्वेकर ने भी वही किया है। क्योंकि देखिए, अभी तक जो समझा गया है, जो लिखा गया है संविधान में जो है, वो यही कहता है कि अगर आपको पार्टी बदलनी हो और अगर आप विधायक हो तो इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, विधायक बनिए अगर जीत पाए तो। लेकिन ये लोग भाग के गए, पार्टी का नेम चोरी किया, लोगो चोरी किया, फोटो चोरी किया। क्या चोरी नहीं किया इन्होंने? महाराष्ट्र की तो जनता की लूट तो की इन्होंने, और इसीलिए तो हम इलीगल कहते हैं, क्योंकि ये सरकार लीगल नहीं है। जब भी सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इतने विधायक, देखिए 2-4 लोगों पर ईडी के केसेस हो सकते हैं, लेकिन इतने विधायक एक साथ जाना, क्या पार्टी के भीतर इतनी सारी चीजें चल रही थी और पार्टी प्रमुख के तौर पर पता नहीं चल रहा था? उद्धव जी ने बोला था 20 मई को एकनाथ शिंदे वर्षा बंगले पे आए थे, रोए थे। उन्होंने कहा था कि जेल में जाना नहीं है, उम्र नहीं है जेल में जाने की। वो भाजपा से झूठ बोल रहे हैं लेकिन वो जाएंगे नहीं, ऐसे हमें कहा था। झूठ तो हमसे भी बोल रहे थे। उनकी जो बाकी की सारी मूवमेंट्स थी, खोके धोखे, अभी तक ये जो एक कहावत महाराष्ट्र में पॉपुलर हुई, 50 खोके एकदम ओके, यानी 50 करोड़ का एक जो ये होता है, एक भी विधायक ने उनके, एक भी 40 चोरों में से एक ने भी नहीं कहा है कि हमने खोखों को हाथ नहीं लगाया। कई लोग ईडी के दर से भाग गए, कई लोग कुछ स्वार्थ हो, कुछ लुभाने की बात हो, भाग गए। जो भाग के गए, जो खुद को बेचा है किसी ने, उनको क्या रोक के करोगे आप? नहीं, लेकिन जो लोग होटल में थे वो भी तो भागे बाद में। किसी के चेस्ट में दर्द होने लगी, कि कोई बाल काटने गया था, जब ये बहाना करने लगे हमें पता चला। अच्छा, इसमें कहीं कहीं सेंट्रल एजेंसी ने भी मदद की उनकी। जैसे एक गद्दार थे, वो तो वो रिफाइनरी सरकार की है, उधर भाग गए थे, तो उसमें से उनको लिफ्ट कर दिया। कई जगह प्रोटेक्शन में भाग गए वो, तो ये चल रहा था। अच्छा, गवर्नर ने तो ऑफिशियली मदद की है। लेकिन आज की परिस्थिति में उन सब की, यहाँ आपने रैलियाँ की, उद्धव जी ने रैलियाँ की, लोगों में क्या रिस्पॉन्स दिख रहे हैं? लोगों में उद्धव जी के प्रति एक बहुत प्यार की भावना है, विश्वास की भावना है। कुटुंब प्रमुख, ये ऐसे ही उन्हें पहचानते हैं। और ये भी है, उन्हें पता है कि जो स्टेट को लीड कर रहे थे वो अच्छे भावना से कर रहे थे, और उसी को लेके आगे जाने के लिए साथ में रहेंगे हमारे। क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का कमिटमेंट था क्या? क्योंकि हर मंच पर एकनाथ शिंदे इस बात को कहते रहे, बीजेपी भी हर जगह ये बात सेक्टर पे लीजिए। अच्छा, मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना ये पार्टी चीफ का कॉल होता है, और ये स्वार्थ जो है उनका कि मुझे ही बनना है, मुझे ही बनना है। नगर विकास खाता तो था उनके पास। अच्छा, मुझे अभी ठीक लग रहा है कि हमने कभी बनाया नहीं। ये ऐसे करते तो बहुत ही शर्मनाक बात होती है हमारे लिए। ऐसे जो उन्होंने पूरा दिखाया, उनकी जो कार्यकिर्ता रही है, जो काम दिखाया है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और अगर पार्टी चीफ उनको नहीं करे तो पार्टी चीफ का कॉल होता है। नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि धीरे धीरे एक नगर विकास में भी उनके हाथ से वो कुछ MMRDA निकालने की कोशिश हो रही थी। देखिए, झूठे इंसान से और क्या अपेक्षा हो सकती है? ये तो झूठ कितने बोलते हैं। पहले कहा कि नवाब मलिक जी के साथ बैठ नहीं पाएंगे,
उन्हीं के साथ तो अभी बैठे हुए, प्रफुल्ल पटेल जी के साथ बैठ नहीं पाएंगे, उन्हीं के साथ बैठे। ये भी कहा कि अजीत दादा फंड नहीं देते, अजीत दादा फाइनेंस मिनिस्टर अभी किसके सरकार में, उन्हीं के सरकार में है। तो क्या है कि झूठ कितना कहना, उसकी भी एक सीमा होती है, ये तो उसके भी पार गए। आपकी सरकार अगर आती है तो क्या इस पूरे डिसीजंस पर या एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से आप लोग खोखे खोखे कह रहे हैं उस पर किसी तरीके का एक्शन होगा? हम कभी घृणा की भावना से, बदले की भावना से काम नहीं करते, लेकिन जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, मुंबई को लूटा है, पुणे को लूटा है, सारे जिलों को लूटा है, उनको अभी हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। न्याय तो दिखाएंगे हम, क्या होता है न्याय। बहुत सारे उनके गुंडे ऐसे भी हैं जो विधायक है उनके, कभी जाके एक्सटॉर्शन करते हैं नर्सरी स्कूल से, कभी जैसे यहाँ के माहिम के जो गद्दार आमदार है उनके, उन्होंने जाके गणपति बापा की प्रोसेशन पे गोली चलाई थी, पुलिस स्टेशन में गोली चलाई थी। ये कैसे हिंदुत्व हो गया? तो उन पे तो मुकदमा चलेगा, हम इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे, अगर गिल्टी हो तो जेल में जाएंगे। एकनाथ शिंदे पर भी जो भी गिल्टी हो, जो भी भ्रष्ट भी हो, उन पे चलेगा मुकदमा। आप लोग करप्शन की बात लगातार कर रहे हैं, वो आप पर कोविड के दौरान तमाम सारे करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, उसमें कितनी सच? देखिए, अगर कुछ सच होता तो अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? आप अगर देखें तो सूरज चौहान बेचारा जेल में उनको डाल दिया है, राइट? सूरज चौहान जिस कंपनी में कर्मचारी था, उसी कंपनी का मालक आज बन के उधर नेतागिरी कर रहा है एकनाथ शिंदे के साथ। ऐसे क्या न्याय होता है? ईडी उसके घर क्यों नहीं गई है? क्योंकि वो एकनाथ शिंदे के घर में बैठा है इसलिए। कोविड में जो भी हमने काम करके दिखाया वो पारदर्शक था और दुनिया ने उसकी प्रशंसा की है, WHO ने उसकी प्रशंसा की है। भाजपा का यही दर्द है कि महाराष्ट्र की प्रशंसा हुई, क्योंकि भाजपा के उत्तर प्रदेश में, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हमारा भी है, गुजरात भी हमारा है, लेकिन भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में जैसे लाशें गंगा में बह रही थी वैसे महाराष्ट्र में चित्र नहीं था। जैसे गुजरात में ऑक्सीजन ना था इसलिए लोग रास्तों पे मर रहे थे, वैसे महाराष्ट्र में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय एक तो घर में थे, नहीं तो फिर सीधा जाके बंगाल में इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए और कोविड का फैलाव किया, वैसे हमने नहीं किया। तो यही दर्द भाजपा का है कि प्रशंसा महाराष्ट्र की हुई, भाजपा की नहीं हुई। महाराष्ट्र में अब चुनाव के दौरान दो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, वोट जिहाद और लव जिहाद। वोट जिहाद को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी नोमानी का एक वीडियो सामने आया जिसे आशीष शेलार ने ट्वीट किया, जिसे देवेंद्र फडणवीस ने मंच पर। जिस व्यक्ति का आप बयान कर रहे हैं उसको तो मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ये सारे लोगों ने, हर एक भाजपा के नेता ने, जो भी आज वोट जिहाद बोल रहे हैं, इन्होंने सबका साथ सबका विकास कभी कहा था। ये कभी मस्जिद गए, कभी मदरसा गए, कभी धर्मगुरु के पास गए। तो आरएसएस करे, आरएसएस संघ चालक करे, मस्जिद जाए, मदरसा जाए तो ठीक है, भाजपा वाले जाए कहे हम भी कुरैशी है तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरे को वोट दे क्योंकि ये सब यही वाद निर्माण करते हैं तो ये ठीक नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ये तो सारे अपने ही देश के लोग हैं ना। लेकिन ये जो वोट जिहाद कहते हैं, इन्हीं के प्रधानमंत्री मोदी साहब जाके नवाज शरीफ से गले मिलते हैं, उनकी बिरयानी खाते हैं, उनका केक काटते हैं। तो ये कौन सा जिहाद हुआ? ये तो जो हमें वोट दे रहे तो भारत के नागरिक है, हिंदुस्तान के नागरिक है, हमारी सरजमीन पे है। लेकिन उनको आपत्ति ये है कि उनकी हार अयोध्या में हुई और वाराणसी में भी 3 बार वो पिछाड़ी पे थे, ट्रेलिंग पे थे। लेकिन वो कहते हैं कि एक आदमी जो स्कॉलर है, मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर है, वो आकर के अगर वीडियो जारी करता है कि वोट दो नहीं तो सामाजिक बहिष्कार कर देंगे जो बीजेपी या महायुति को वोट करेगा, इसको आप लॉजिकल मानते हैं या उसको? आज अगर देखिए तो हमारे संत साधु भी हमारे लिए कहते कि उन्होंने ये भी कहा है ना कि हर धर्म में गद्दारी ये सबसे बड़ा पाप है। हर एक धर्म के लोग कहते हैं, उसमें गलत क्या है? क्रिश्चियन धर्म का कोई होगा, कोई पारसी धर्म का होगा। अगर किसी धर्मगुरु को लगे, किसी स्कॉलर को लगे कि ये सरकार इस राज्य के लिए ठीक है तो ठीक है। और हम तो ये भी कह रहे हैं ना कि हम हिंदुत्ववादी है, लेकिन हमारा हिंदुत्व भाजपा का हिंदुत्व नहीं है। और अगर हम ये कहते हुए कि हम हिंदुत्ववादी है और हमारा हिंदुत्व अलग है, कोई भी धर्म हमें वोट करने के लिए कहे, कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, सिख बुद्ध हो या नास्तिक भी हो, तो गलत क्या है? ये भारत के नागरिक है, हमारे देश के नागरिक है। हर एक ने महाराष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को वोट करना चाहिए। आपके 2.5 साल के जो कार्यकाल हैं उसको प्रधानमंत्री भी कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं और एकनाथ शिंदे भी कहते हैं कि स्टे की सरकार थी, हर चीज़ पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसी सरकार में एकनाथ शिंदे मौज कर रहे थे, नगर विकास खाता था, 2.5 साल तक तो वो मंत्री रहे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री महोदय
कभी आए उस 2.5 साल में महाराष्ट्र में? जब सरकार गिरानी थी तब 2-3 बार बैक टू बैक आए थे, नहीं तो जब तोकते और निसर्ग भी हुआ गुजरात गए, वहां फंड दिया, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं आया। यही भाजपा है जिन्होंने सीएम रिलीफ फंड को पैसा नहीं दिया, जैसे हमने दिया, सारे विधायकों ने, सारे सांसदों ने सीएम रिलीफ फंड को दिया। भाजपा के जो विधायक थे महाराष्ट्र से और भाजपा के जो सांसद थे महाराष्ट्र से, उन्होंने एक प्राइवेट फंड पीएम केयर फंड को दिया, जो प्राइवेट फंड है, और वही फंड सूरत में हॉस्पिटल बना सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं बनाता है। महाराष्ट्र के भीतर बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे आए, प्रधानमंत्री ने कहा एक है तो सेफ हैं, इन दोनों नारों को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही है, एक है तो सेफ है, क्योंकि अगर हम एक रहेंगे तो भाजपा से 2 हाथ दूर सेफ रहेंगे, बिल्कुल सही है। वो हमें छुपा एक मैसेज दे रहे थे, लेकिन उसके आगे जाके ये बटेंगे कटेंगे। लेकिन एक है तो सेफ है पर आज आपके पार्टी के ट्विटर हैंडल से हुआ, जिसमें प्रफुल्ल पटेल थे, जिसमें छगन भुजबल थे, वो सारे लोग एक साथ सेफ है ईडी से। लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये बटेंगे कटेंगे लूटेंगे मारेंगे पीटेंगे, ये सारे रैपिंग का सॉन्ग जो बनाते हैं लोग भाजपा वाले, वो गली बॉय में एक्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता है विचार करने की, इसके आगे जाती नहीं है। 10 साल में अभिषेक जी बहुमत की सरकार थी मोदी साहब की, 400 पार जाने वाले थे, ऐसे सपने देख रहे थे, 240 पे सीमित हुए। क्यों? एक ही कारण है कि जो भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, जो भी उन्होंने सपने दिखाए थे सभी सपने को तोड़ दिया, देश की सेवा नहीं कर पाए, देश को सुरक्षित नहीं रख पाए। चाइना घुस रही एक बॉर्डर से, खुद कह रहे हैं कि बांग्लादेशी की घुसपैठ है, तो फिर क्या आपके यूनियन होम मिनिस्टर फेल हो या प्राइम मिनिस्टर फेल हुए? आज कह रहे हैं हिंदू खतरे में। 10 साल से बहुमत की सरकार किसकी है? भाजपा की है। अगर भाजपा की सरकार में हिंदू खतरे में आया है तो फिर कांग्रेस की सरकार ठीक थी ना, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन यही बात है, बटेंगे कटेंगे के आगे कभी तो जाओ। योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पे रैलियां कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि पोलराइजेशन कर रही है क्या बीजेपी? जी अगर यहाँ आ रहे ना तो देखिए कोविड मैनेजमेंट क्या था, कैसे था। हमारे यहाँ जैसे गंगा में लाशें बह रही थी उत्तर प्रदेश में, वैसे तो यहाँ नहीं हुआ। जैसे अभी ये निको का एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही शर्मनाक बात है, दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन सीएम तो घूम रहे, कैंपेन मिनिस्टर है, सीएम नहीं, कैंपेन मिनिस्टर करके घूम रहे और सिर्फ ऐसे ही बातें करते, बटेंगे कटेंगे लूटेंगे। आगे क्या? जीत के तो आप आए हो, आपकी बहुमत की सरकार है, कुछ काम करके दिखाओ। आपने हिंदुत्व छोड़ दिया क्या? भाजपा कौन है हिंदुत्व के हमारे सर्टिफिकेट देने वाले? और जो हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं, जहां जहां प्रभु श्री राम इस देश में गए हैं, वहां भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में हार गई है। लेकिन बाबा साहब के विचार आपने छोड़े, क्योंकि मंचों से हर पिछले 2.5 साल से पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के विचार छोड़कर कांग्रेस के साथ चले। कांग्रेस के साथ इनकी भी, यानी मेरे दादाजी की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। प्रणब मुखर्जी जी किसके उम्मीदवार थे? यूपीए के थे, कांग्रेस से थे, उनको प्रेसिडेंट बनाया। प्रतिभाताई पाटिल जी किसकी उम्मीदवार थी? कांग्रेस की थी, उनको बनाया। मुरली भाई को मेयर किसने बनाया था? तब जनता पार्टी ने हमारी यहाँ शीशे जो कांच थी वो फोड़ी थी। तो नाता तो था, पवार साहब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, दुश्मनी होने की कोई कारण भी नहीं था। और कांग्रेस क्या ऐसा पार्टी नहीं कि जो एकदम ही विरोधी था, विचारधारा शायद अलग थी, लेकिन कोई संविधान विरोधी नहीं थी, कभी हिंदू विरोधी नहीं रही, कभी संविधान विरोधी नहीं, कभी लोकतंत्र विरोधी नहीं रहे। भाजपा जो है, हम हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं अपने चुनावी मतलब के लिए, जाके फिर मिलते गले नवाज शरीफ से। भाजपा हिंदू विरोधी है। नहीं, लेकिन सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी जो बयान देते हैं सार्वजनिक तौर पर, हमने जो ओपनली बयान किया है, अभी नहीं दिया। और हमने तो ये भी कहा है कि स्वतंत्र वीर सावरकर हो, वंदनीय हिंदुत्व सम्राट बाला साहब ठाकरे हो, इनके सामने हम झुकते हैं, नमन करते हैं, नतमस्तक होते हैं। लेकिन ये एकनाथ शिंदे दिल्ली के सामने नतमस्तक होते हैं। यही स्वतंत्र वीर सावरकर का महाराष्ट्र हो, सावरकर जी का महाराष्ट्र हो, या फिर बड़े साहब का महाराष्ट्र हो, यही महाराष्ट्र लूट रही है भाजपा, अपमानित कर रही है इसी महाराष्ट्र को भाजपा। तो भाजपा पहले जवाब दे। इंडस्ट्री आप बोल रहे हैं गुजरात जा रही है, देवेंद्र फडणवीस और सरकार उसको मुख्यमंत्री कह रहे हैं 52% FDI महाराष्ट्र में आया। अभिषेक जी अगर आप कोई कंपनी खोले, आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आ सकती है, वैल्यूएशन आपका बढ़ सकता है, लेकिन उसका जॉब में क्रिएशन कितना होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है? सिर्फ आंकड़ों से चलेगा नहीं, ऑन ग्राउंड जॉब क्रिएशन क्या है ये भी बताना जरूरी है। एक जो कंपनी है उसी में कोई इन्वेस्ट करे, वो भी FDI होता ही है, लेकिन जॉब का क्या क्रिएशन है, फायदा क्या है महाराष्ट्र को, युवाओं को क्या फायदा है, ये बताए। वेदांता फॉक्सकॉन लगातार लोग कह रहे हैं कि आपके समय से ही उसने वाइंड अप करना शुरू कर दिया। अगर हमारे समय में जा रहा था तो फिर हमारी सरकार गिराने के बाद एकनाथ शिंदे ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली क्यों कहा कि वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्र में आ रहा है? 4 लाख करोड़, एक तो आंकड़े ही पता नहीं थे उनको, अभी भी कुछ पता नहीं होता है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन 2.25 लाख
करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी वो तलेगांव में आने वाली थी। एकनाथ शिंदे ने यही बयान दिया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने यही बयान दिया था। 2 दिन पहले मिले थे, MIDC ने लेटर भी दिया, जो मैंने लेटर दिखाया पब्लिक में कि MOU कब साइन करे। रात को देवेंद्र जी की मुलाकात हुई, सुबह चले गए गुजरात। तो क्या ऐसे देवेंद्र जी ने उन्हें बताया कि वो गुजरात चले गए? बाहर जाकर के जब वो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं दावोस में, तो उस पर भी आप सवाल? बिल्कुल सवाल करूंगा। हम जब गए थे 4 दिन में 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाई थी। आज भी अगर आप देखें तो आप सारे दस्तावेज निकाले, सारे MOU निकाले और कितने ऑन ग्राउंड ट्रांसलेट हुए देखिए, कितनी सही कंपनियां देखी। एकनाथ शिंदे दोनों वक्त, यानी पहले वक्त गए थे 28 घंटों के लिए गए थे, मीटिंग कुछ नहीं करी, 40 करोड़ उड़ा के आए। आज भी जब गए थे यानी यही साल में, तब ऐसे ही 2 दिनों के गए थे, बहुत मौज मस्ती मजा मस्ती करके आए, बर्फ से खेल के आए, सब करके आए। कौन सी कंपनियों से करार किया है? एक भी कंपनी ऐसी है जो एक्चुअल कंपनी है? एक कंपनी ऐसी जो अक्टूबर 2018 या 19 में देवेंद्र जी के साथ उन्होंने करार किया था, तब 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिखाई थी। अभी नाम बदला, डायरेक्टर वो, जगह वो, काम कुछ अलग देखा, नाम बदल दिया, 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिखाई। ये सब बोगस कंपनियां दिखाई उन्होंने। और कई कंपनी ऐसी है जो मुलाकात यहाँ कर सकते हैं, वहाँ करके आए। हम गए थे अभिषेक जी, तब सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक सारी मीटिंग्स का शेड्यूल बाहर आता था, फोटोज आते थे। इनकी एक भी फोटो दिखाई मीटिंग की? सिर्फ पैसे उड़ा के आए। 40 लोगों का डेलीगेशन लेके गए, उसमें भी बहुत सारे दोस्त लेके गए, रिलेटिव्स लेके गए, लेकिन कुछ काम नहीं किया। तो छुट्टियों पे जाओ ना, कौन मना कर रहा है? कहो हम छुट्टी पे जा रहे, जाओ। आपके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ने रखा है वर्ली में, ऐसा उनका दावा है कि वो आपको मजबूत टक्कर देंगे। सूरत भी भाग के गए तो बहुत दावे किए थे, टेबलों पे चढ़ के नाचे तो बहुत दावे किए थे, दावे करते रहते हैं। 2 साल में बहुत दावे किए कि रस्तों के पॉटहोल निकल जाएंगे, महाराष्ट्र में वेदांत से बड़ा बहुत एक इंडस्ट्री आने वाली है। दावों पे मत जाइए। लेकिन मिलिंद देवरा जिस तरीके से ट्वीट करके हर बार आपको टैग करके चैलेंज दे रहे हैं, किया है उनको, मुझे पता ही नहीं। मैंने चैलेंज का एक ही कहा है, मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन आप भी मेरा चैलेंज स्वीकारिए। अगर आपको टाइम पास नहीं करना है, दिखाना है कि आप कमिटेड हो, एटलीस्ट दिखाओ तो। क्योंकि मुझे पता है 2018 में मुझे ही और मेरे परिवार को मिलके गए, राजनीति में उनको दिलचस्पी नहीं है, गिटार बजा के घूमना है उनको दुनिया भर में। लेकिन ठीक है, चलो, उनको राज्यसभा चाहिए थी, दिखाना था कुछ है उनकी लेगेसी। आए हैं वापस, राज्यसभा से इस्तीफा दीजिए, 24 घंटों में इस्तीफा दीजिए, स्वीकार करने को लगाइए VP को, वाइस प्रेसिडेंट को। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, कहाँ भी, कहीं भी कहिए, मैं डिबेट। उनके बॉस तो डरपोक है, मैंने बहुत बार वो बॉस को कहा है उनके, एकनाथ शिंदे को, कि चलो डिबेट करने का हो, डरपोक है, भाग के जाते, कभी आता नहीं। क्यों उनको तो दिलेर करके प्रोड्यूस किया जा रहा है? क्या क्या दिलेर हैं, मतलब आपसे इतनी बड़ी बगावत कर ली एकनाथ शिंदे ने, पूरी शिवसेना। लेकिन अगर डरपोक नहीं होते तो मुझसे तो डिबेट करने आते हैं। क्या डर है मुझसे? माहिम सीट को लेकर के अमित ठाकरे आपके भाई हैं, चाचा के लड़के, उनको लेकर के क्या किसी तरीके की सिंपैथी है, लगता है? नहीं, आपको बताऊं, ये लड़ाई ना किसी सरनेम की है, ना किसी फैमिली की है। मन से मैं उन पे नहीं ज़्यादा बोलता, वैयक्तिक नहीं बोलता, क्योंकि वो परिवार है, मैं एक मर्यादा पालता हूँ। वो नहीं पालते, वो उनकी बात है। लेकिन मन से जो है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ है कि 2009, 14, 19 और 24 फ्लिप फ्लॉप तक करते रहिए। 24 में जो उन्होंने मोदी साहब को बिनशर्त पाठिंबा, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, और आज भी वो कहते थे देवेंद्र फडणवीस जी CM बनने चाहिए, ये इसीलिए दिया है क्योंकि गुजरात को 5 लाख नौकरियां जो मोदी साहब लेके गए महाराष्ट्र से छीन के, उसलिए उन्होंने उनको सपोर्ट किया। जो रोजगार हो, जो उद्योग धंधे हो, वो गुजरात लेके गए, उसके लिए उन्होंने सपोर्ट मनसे ने बीजेपी को किया है। जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने जरांगे पाटिल साहब पे लाठीचार्ज किया, उसलिए मनसे ने उनको सपोर्ट किया है। जिस देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने वारकरियों पे लाठीचार्ज किया है, उसी बीजेपी को मनसे ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया और देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट किया। तो अनफॉर्चुनेटली आज मनसे नहीं रहे, गुनसे रही है, गुजरात नवनिर्माण सेना हुई है। एक सवाल ये है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम, आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुस्लिम का रही है, आप और कांग्रेस पार्टी लगातार जो जातिगत जनगणना पर जुटी हुई है, आपको लगता है कि यूथ को ये पसंद है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? यूथ को आज लग रहा है, देखिए कैसे है कि आरक्षण का विषय तो हर एक राज्य में है, हरियाणा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो। और आप देखिए एक ट्रेंड ये भी है कि भाजपा ने हर एक राज्य में एक किसी को अलग किया है, दूसरों को उसके खिलाफ झगड़ाया है, फिर फंसाया है सबको, और फिर अपनी सरकार बनाई है। ये सारे राज्यों में 2013 से अभी तक चलते आया है। लेकिन आरक्षण के बारे में भी हमारी भूमिका स्पष्ट है। हर एक को अपने न्याय अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हक है, वो लड़े।
इंसाफ मिले, ये हमारी भी भूमिका है। उनका आरक्षण हो, मिलना चाहिए। लेकिन आज जिस बात पे हमें आरक्षण चाहिए, रोजगार, वो तो भाजपा छीन के लेके जा रही है गुजरात में। दूसरी बात यह है कि जनगणना जो है आज हमारे देश में, अगर हमें सबको सेवा देनी हो तो कौन क्या है, कहाँ है, ये तो पता हो। स्कीमें बहुत चलती आई है, क्या उन तक स्कीम पहुँच रही है? क्या जो फ़ायदा मिलना चाहिए उस समाज को मिल रहा है? क्या समाज जो आगे बढ़ना चाहिए बढ़ रहा है? उसकी स्थिति क्या है, जनगणना से पता चलेगी। लेकिन मेरिट ज़्यादा युवाओं के लिए जरूरी है कि आरक्षण? मेरिट क्रिएट करने के लिए आपको उन्हें एक्सेस देना ज़रूरी है। वो एक्सेस इसी अधिकारों से आएगा ना। अगर एजुकेशन हो, राइट टू एजुकेशन हमारे देश में है, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए। आज भी अभिषेक जी आप भरोसा तो करोगे ही, क्योंकि आप भी बहुत मुझसे भी ज़्यादा घूमते हो। बहुत ऐसे ज़िले हैं, ऐसे गांव हैं जहां लोक संख्या बस्ती ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी जब ड्राउट होता है, जिसे हम दुष्काल कहते हैं, सूखा होता है, तब हर एक कोई इन गाँव में फ़ोन पे कम्युनिकेट करता है, कनेक्टेड होता है। फेसबुक फ्रेंड है, व्हाट्सएप फ्रेंड है, टिकटॉक पे, या अभी टिकटॉक तो बैन हुआ, स्नैपचैट हो या इंस्टाग्राम फ्रेंड है। लेकिन गांव में अलग अलग जात की अलग अलग कुएँ हैं, किसी कुएँ में पानी नहीं है, लेकिन ये दूरियां अभी तक है। हमें 1-2 पीढ़ियाँ और लगेगी इसके आगे लेके जाने को, इसे, ये जो दूरियां है वो मिटाने को, भले आप किसी भी जात से हो। उसमें हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेगी, शिक्षण और रोज़गार, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये जो एक थोड़ी दूरियां होती है, दर्द होते हैं, कभी पिछला कोई इतिहास होता है, उससे आगे जाने के लिए 1-2 पीढ़ियाँ लगेगी। लेकिन अगर शिक्षण हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी जॉब हो, जो ये भाजपा छीन रही है हमसे, तो हम आगे जा सकते हैं। लाडली बहन योजना को लेकर के पूरे महाराष्ट्र भर में औरतों को पैसे मिल रहे हैं, अभी बंद हो गए क्योंकि पैसा नहीं है इस सरकार के पास। इलेक्शन कमीशन का रूल है, उसको लेकर जो आपत्ति अगर थी कि बैंक की तिजोरी, मतलब महाराष्ट्र की तिजोरी खाली हो रही है, आपत्ति किसने जताई थी? आपत्ति किसने जगाई थी? जो भी अब महाविकास आघाड़ी के। बिल्कुल नहीं, हम तो आपत्ति इस बात पे जता रहे थे कि आप बहुत कम दे रहे हो। जो मोदी साहब के राज में, महाराष्ट्र में हो या देश में हो, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, 1500 के चल सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को क्या देखते हैं, और जो सीट बंटवारा हुआ उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें आई, उसमें क्या शिवसेना बार्गेनिंग में पीछे रह गई क्या? बिल्कुल नहीं, हम कभी बार्गेनिंग करते ही नहीं है, ना हमें बार्गेनिंग आती है। और इसीलिए तो हम भाजपा के साथ 25 साल थे, क्योंकि हम वैसे थोड़े भोले हैं। लेकिन हम इसी में खुश हैं और इसी में संतुष्ट है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है। ये महाराष्ट्र के हित की सरकार होगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि ये ज़्यादा हो हमसे या वो ज़्यादा लड़े, वो कम लड़े, ये तो चलते रहता है। लेकिन हमें कम से कम एक दूसरे की पैर खींचने की आदत नहीं है, जो भाजपा में है, जो एकनाथ शिंदे में है। बिल्कुल, तो आदित्य ने आज खुलकर भारत एक्सप्रेस से बात की है और तमाम सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी है। आगे फिर किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।